जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। असर की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक बात की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसीयत की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, हम सबसे पहले एडजर्नमेंट मोशन हैं, 2 एडजर्नमेंट मोशन हैं। अहमद खान साहब की एडजर्नमेंट मोशन नंबर 13 और 69, हम उसी को टेकअप करते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौइयत के मसला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि रोज़नामा दुनिया न्यूज़ मोरगा 7 जनवरी 2025 की खबर के मुताबिक एजुकेशन ऑफिसर्स को अलाउंस दिलाने के नाम पर 2 करोड़ रुपए का मुबैना स्कैंडल। तफसील के मुताबिक सुबह भर के AEO को खुसूसी अलाउंस दिलवाने के लिए 2 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। ज़राए का कहना है कि मामला सामने आने पर महकमा स्कूल एजुकेशन ने 2 AEOs को सरेंडर कर दिया। दोनों AEOs ने डिस्पैरिटी अलाउंस की मद में AEOs को अलाउंस दिलवाने की यकीन दहानी करवाई थी। हर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर से 10 से 15 हज़ार रुपये की रिश्वत जमा की गई। 2 में से एक AEO मुल्क से फरार हो गया। ज़राए का कहना है कि अलाउंस स्कैंडल की समरी पास कराने के लिए स्कूल एजुकेशन के अफसरों ने भी हामी भरी थी। डिपार्टमेंट से कौन और ये जो AEO था इसने खुद साख्ता एक तंजीम बनाई हुई थी, बाकी AEOs को अपने साथ मिलाया हुआ था। उन्हें इसने धोखा दिया कि मैं आपका काम करवा देता हूँ, उनसे पैसे लिए और उसके बाद जो करोड़ों रुपए इसने इकट्ठे कर लिए। जब हमें इस चीज़ का पता चला तो हमने फौरी तौर पे अपनी एक टीम यहाँ से भेजी, इसके खिलाफ इंक्वायरी की, एंटी करप्शन में भी FIR दर्ज करवा दी फरवरी 2025 में, और इनके खिलाफ पीडा की भी कार्रवाई लग गई। पीडा की कार्रवाई के तहत जो नोरेज था, जो बेसिकली इसका सारा सरगना था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया, उसका लेटर ऑफ एग्रीमेंट हमने कैंसिल कर दिया, और बाकी भी जो 2 AEOs और थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इसमें अक्सा कंवल और मोहम्मद नदीम, ये 2 भी इनके साथ शामिल थे। इनका जो लेटर ऑफ एग्रीमेंट जो था वो नोरेज तारक का तो कैंसिल कर दिया गया, बाकी जो थे इनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। और जहाँ तक रह गया एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इसमें शामिल थे या कोई ऐसा, ना तो कोई नोट मूव हुआ, ना कोई कागज़ पत्र है कि जिसमें कहीं से साबित हो सके कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी अफसर ने कोई कोशिश की हो कि इस चीज़ को अप्रूव करवाया जाए। हमें तो ये कहीं थर्ड प्लेस से पता चला और फौरी तौर पे हमने एक्शन लेते हुए ये फरवरी में FIR दर्ज हुई है, मार्च में ये बंदा नौकरी से फारिग हो गया, उसके बाद ये मुल्क से फरार हो गया और अभी तक एंटी करप्शन वाले इसके पीछे ही हैं। ये आपने रिटर्न रिप्लाई जी जमा करवा दिया जी। सर, इसमें एक बहरहाल ये चीज़ सुनने में आ रही है कि देवर इन कनेक्शन विद सम ऑफ द ऑफिशियल्स। आप ज़ाहिर है उसका एविडेंस नहीं है, इट्स जस्ट अ न्यूज़ और र्यूमर है। कहना हम यही चाहेंगे कि इसको आप फिर प्रूव करवाइए, क्योंकि अगर वाकई डिपार्टमेंट के कुछ लोग शामिल हैं तो आज ये फ्रंटमैन था जो लेके भाग गया, कल कोई और लेके भाग जाएगा। अगर इसका मुस्तकिल हल करना है तो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट में अगर कोई ऐसी ब्लैक शीप्स मौजूद हैं
तो उन्हें बेनकाब किया जाना सर ये चूँकि अनफॉर्चुनेटली मुल्क से निकल गया, एक और खातून थी हमारी भावल नगर की सीईओ थी और वो बड़े करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व थी और उस पर हमने सीक्रेटली लोकेशन पता करा के छापा, रातों रात उस पर पड़ा और वो अरेस्ट होके अभी बिहाइंड द बार्स है। ये भी अगर पकड़ा जाता ना तो फिर ज़रूर इससे हम सारी चीज़ें उगलवाते, मगर अनफॉर्चुनेटली ये निकल गया। कुछ लोगों पे हमें डाउट था, जो हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक एसओ था, उसको हमने सरेंडर किया, उसकी कुछ मशकूक हरकतें थीं और अगर फर्दर हमें को पता चलता है इस पे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं ये एक मिनट खालसा, ये सेक्रेटरी साहब आप ऐसा करें ना, किसी अच्छी एजेंसीज को ये इन्वेस्टिगेशन दें, That's what I वो आगे फिर इनको लेकर चलेंगे, वो सारा पता चल जाएगा। सर ये क्या फिर हम है। पुलिस की स्पेशल ब्रांच को या तो लिख देते हैं। नहीं, स्पेशल ब्रांच कोई एजेंसी, स्पेशल ब्रांच तो रिपोर्ट दे सकती है ना। बिल्कुल ठीक, एफआईए को लिख देते हैं। FIA को दें कम नहीं से कम। खालिद और वजीर साहब, ये स्पेशल ब्रांच तो सिर्फ हमें रिपोर्ट दे सकती है, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। आप एफआईए को दें या एंटी करप्शन को दें, एफआईए को दें, वो जाहिर है कि ये बाहर गया तो वो मैनेज भी कर लेंगे, इनके पीछे जो लिंक हैं उन पर भी वो वर्किंग कर लेंगे। तो ये इतना बड़ा स्कैंडल है, चलो इसका कोई रिजल्ट भी आएगा, जो लोग और मुलव्वस है वो भी, उनको भी पता चलेगा कि भाई कुछ हो रहा है। सर ये भी हो सकता है इंटरपोल के जरिए। जा ये बिल्कुल वो तो पता चल जाएगा इसका, वो ये रिकॉर्ड। बिल्कुल ये खालिद साहब जैसे कह रहे हैं, ये हमारी तरफ से डायरेक्शन है कि बस इस पर अमल दरामद हो के किसी अच्छी एजेंसी को, एफआईए को ये केस दें, वो खुद इस पर, क्योंकि महकमा एजुकेशन ने तो जो करना था कर लिया, आगे ये इन्वेस्टिगेशन तो मुख्तलिफ एजेंसीज ने करनी है। एफआईए को ये आप रेफर कर दें, वो इस पर वर्किंग कर लें। बिल्कुल ठीक है सर, हो गई थी इसमें एंटी करप्शन में हो गई है। ये इशू पता क्या जा रहा है आसिफ साहब, ये इशू ये जा रहा है कि खालिद नज़ीर साहब को पहले भी बड़े इशू, जिस तरह बावल नगर का जिक्र हो, मुख्तलिफ हम खालिद नज़ीर साहब को कहते हैं या हाईलाइट करते हैं, ये फौरी एक्शन लेते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये डिले करते हो, या ये जो भी इस किस्म का इशू आज तक कमेटीज़ या हमें रेफ़र हुआ है। ये बावल नगर वाला भी हमारे 2-3 MPs थे, उन्होंने कहा कि ये हो रहा है। मैंने खालिद नज़ीर ये फौरी एक्शन लेते हैं, लेकिन आगे कोई प्रैक्टिकली, क्योंकि हम खुद जानते हैं, इस वकील हैं, इसको जानते हैं, आगे कोई पैरवी करने वाला नहीं है। अब 80 करोड़ का गबन था और वहाँ रिकवरी नहीं हो सकी, रीज़न क्या है? ये महकमे ने तो एक कर दी ना, उन पर जो एक्शन लेना था ले लिया, आगे से कोई एजेंसी प्रॉपर तरीके से उसकी पैरवी नहीं करती, जिसकी वजह से कोई वो एक तरफा सिस्टम होता है, वो रिलीफ उनको। सर मैं अर्ज करता हूँ, इसमें होता ही है, हमारे पास PAC में भी ऐसे इश्यूज आते रहे, होता ही है कि कमेटी इंस्ट्रक्शंस दे के भूल जाती है और उसके बाद एजेंसीज को रेफर करके भी पूछने वाला कोई नहीं होता। तो हमने इस दफ़ा ये प्रैक्टिस शुरू की है कि हम एक ख़ास वक्त के बाद एक कंप्लायंस के सेशन करते हैं और हम देखते हैं कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस PAC ने भेजी उस पर क्या अमल दरामद हुआ, क्या रिकवरीज हुई, क्या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स की गई, किनको सज़ा मिली। तो हमें आज ये जो इंस्ट्रक्शन आपने बड़ा अच्छा आपने इंस्ट्रक्शन दी है, अगर ये FIA को रेफर हो जाती है तो वी शुड गिव अ फॉलो अप फॉर कंप्लायंस एज वेल। हम सर इसमें मैं एक चीज़ नहीं, मेरे कहने का आपको सबमिट मकसद ये करना है कि चाहूँगा। मेरे कहने का मकसद है कि खालिद नज़ीर साहब महकमा एजुकेशन कर दे, आगे हमारी लॉ वाले हैं, ये तशरीफ़ भी रखते हैं, ये इनको चाहिए कि इस पर अमल। पहली तो बात है कि एजुकेशन का कोई ना कोई लीगल हमारा वो दूसरा लाजमी होगा, कोई जो आपको डील कर रहा है कोई लीगल साइड पर, वो लॉ डिपार्टमेंट वालों के साथ मिलकर इसको प्रॉपर तरीके से अगर करेगा ना तो उसका रिज़ल्ट आएगा। नहीं तो हम जितने मर्जी पकड़ते जाएंगे, बस वो आगे जिस टाइप का हमारा निज़ाम या सिस्टम है वो आगे ले, जिसने 80 करोड़ है वो चंद करोड़ देकर अपनी जान छुड़वा कर फिर घर आकर बैठ आई वुड जाए। अगेन रिक्वेस्ट कि ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं सारी बातें, लेकिन हमें भी अपने एंड से एक ऐसा सेशन एक खास टेनर के बाद रखना चाहिए जिसमें हम इनको पूछें, लॉ को या सेक्रेटरी साहब को या डिपार्टमेंट को, कि हम कमेटी ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उस पर क्या अमल दरामद हुआ, कंप्लायंस हुई या नहीं। ये सर हम पूछते हैं, हमने डायरेक्शन अब तक कम से कम 10-11 डायरेक्शन दी, सभी का जवाब दिया है महकमे वालों ने। डायरेक्शन मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपकी लास्ट डायरेक्शन पे, वो जो वेडलॉक वाला मसला था बच्चियों का कि शादी हो जाती थी ट्रांसफर नहीं होती थी, हम उसी वक्त कैबिनेट के पास लेके गए और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मीटिंग में हमने अप्रूव करवा लिया है। ये तो बहुत, ये बिल्कुल कमेटी को क्रेडिट जाता है। खालिद नज़ीर साहब को हमने
डायरेक्शन दी थी और माशाल्लाह जितनी डायरेक्शन आज तक कमेटी वालों ने दी, मेरे ख्याल है मिनिस्टर या पार्लिमानी सेक्रेटरीज की इतनी डायरेक्शन पर अमल नहीं जितना हमारी ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही, बल्कि हम चाहते हैं कि अच्छा माहौल रहे, हम एक दूसरे को फेवर करें, ना कि एक दूसरे को डिग्रेड करें या कोई ऐसे हमारे। हरगिज़ नहीं। ठीक है जी, ये खत्म। नेक्स्ट सर जी सर आपकी 69 आपकी है ना? नहीं आपकी नहीं है, बचत साहब की 69 मैंने पढ़ी है ना? जी जी सर, आपकी 69 मैं ये तहरीक पेश करता हूँ कि अहमियत आमा रखने वाले एक अहम और फौरी नौइयत के मसाला को ज़ेर बहस लाने के लिए असम्बली की कार्रवाई मुलतवी की जाए। मामला ये है कि रोज़नामा दुनिया न्यूज़ मोरखा 11 फरवरी 2025 की खबर के मुताबिक स्कूलों में किताबें फ़राहम किए बगैर ही दाखिला मुहिम शुरू कर दी गई है। पंजाब के किसी भी सरकारी स्कूल को किताबें नहीं दी गईं, तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसील के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन की संगीन मुबैना गफलत सामने आ गई है। स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज़ बगैर किताबों के फराहमी के ही कर दिया गया है। 4 फरवरी से स्कूलों में दाखिला मुहिम का आगाज़ हुआ। ख़ास तौर पर प्री 9th क्लासेस के तलबा को मुश्किलात का सामना है। निजी स्कूलों के तलबा ने मार्केट से किताबें खरीद कर पढ़ानी शुरू कर दी हैं। प्री 9th क्लासेस के हज़ारों तलबा का तालीमी नुकसान होने लगा है। सूबे में 1 करोड़ से ज़ायद तलबा सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम है, जबकि 10 लाख के करीब नए दाखिले भी इस तालीमी साल में होने जा रहे हैं। इस हवाले से सूबा भर के तलबा और उनके वालिदैन में बड़ी तशवीश पाई जाती है। सर इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ, जो है ना हमारा एकेडमिक ईयर वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल के बाद। अब फरवरी में कौन सा नया हमारा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो गया था जिसमें हम किताबें दे देते हैं, और हमारी किताबें देने की जो डेडलाइन होती है ना वो भी अप्रैल तक की होती है। 7 अप्रैल को हमारा नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होना था, क्योंकि ईद आ गई थी और ईद आई है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, तो उसकी वजह से हमारा स्कूल ही अप्रैल के पहले वीक में बंद था। नंबर 1। नंबर 2, दाखिला मुहिम हमेशा नया एकेडमिक साल शुरू होने से पहले शुरू होती है, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि इस दाखिले खुले हैं, मैक्सिमम जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको स्कूलों में ला सकें और लोगों को बताएं कि जी हमारे पास अब दाखिला जारी है तो बच्चों को दाखिल कराएं। तो ये फरवरी से ही दाखिला मुहिम शुरू होती है, फरवरी और मार्च के महीने में चलती है। 31 मार्च तक हमारे दाखिले मुकम्मल होते हैं, बाद में भी चलते रहते हैं। सारा साल हमारे दाखिले वैसे खुले हैं। 2 वैसे हमारे जो इसके फेजेस चलते हैं, एक तो फरवरी मार्च में, दूसरा सितंबर में बैक टू स्कूल का। तो ये जो है ख़बर के फरवरी में दाखिला मुहिम शुरू हुई है और बच्चों को किताबें नहीं मिली। फरवरी में तो प्रीवियस ईयर चल रहा होता है। जो नई किताबें हैं उनकी टाइम लाइन ही अप्रैल से नए एकेडमिक ईयर से स्टार्ट होती है। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑनरेबल फोरम, हमने 100% किताबें प्रिंट करवा के टाइमली जो कि बिल्कुल नया था। और चेंज मैनेजमेंट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि एक नई चीज़ आ रही होती है। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो एब्रिज वर्जन था किताबों का वो भी टाइमली पहुंचा दिया था, और जो टेक की किताबें थी, कंप्यूटर की, फैशन डिज़ाइनिंग की, दूसरे जो हमने एग्रीकल्चर की, वो भी हमने 30 अप्रैल की डेडलाइन थी। 30 अप्रैल को पैक्टा ने सारी किताबें प्रिंट करवा के PMU को भिजवा दी हैं, जो कि अब स्कूलों को भिजवाई जा रही हैं। सो ये खबर जो है इसकी कोई ग्राउंड नहीं है, लीगल और लॉजिकल नहीं। इसी तरह ये खबर जिस तरह ये बता रहे हैं, कल मैं देख रहा था तो हाफिजाबाद से भी सेम यही खबर चल रही थी। हाफिजाबाद कि ये देखें बच्चे कैसे फिर रहे हैं, इनको अभी तक बुक्स नहीं मिली, साल शुरू हो गया, ये एजुकेशन का बड़ा लॉस हो रहा है। बहरहाल जो भी इसमें कोई ऐसी अगर हर्डल है, तो पहले भी लास्ट मीटिंग में भी मेरे ख्याल इस पर काफ़ी डिस्कस हुआ था और आपने बताया था कि हम बहुत वर्किंग कर रहे हैं और बहुत सस्ता भी किया इसको पहले से। जो हमारा और जो उनकी मोनोपोली है चंद एक ठेकेदारों के कंट्रैक्टर की, वो भी हमने बहुत हद तक ख़त्म कर दी है। तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि अगली मीटिंग में इस पर मज़ीद जो है बेहतरी आएगी, जो कोई कमी कुताही है उसको दूर किया इंशाल्लाह। चेयरमैन आपकी इजाज़त से। जी सर बिल्कुल। ये हर साल का मामला है, तो साहब इधर बस ठीक है। ये हर साल यही शोर उठता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम कोई 2 हफ्ते पहले, कोई 3 हफ्ते पहले चीज़ें पहुंचा दें? इसमें हर्ज क्या है?
ये कोई लाजम है कि हमने ये सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं कि हम 5 अप्रैल या 7 अप्रैल से, तो जब बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना उसी वक्त तक कोई पुरानी किताबें ले रहा होता है, कोई नई ले रहा होता है, तो ये अगर इसको थोड़ी सी मैनेजमेंट बेहतर कर ली जाए तो ये ये तो नहीं है कि नया प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं, हर साल किताबें देनी है, गवर्नमेंट ने देनी है, प्रिंट होनी है, तो वो जो अपना प्रोसेस है उसको उस हिसाब से एक्सक्यूज़ कर लें थोड़ा सा, तो ये हर साल शोर ना उठे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहले से बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह ताला मज़ीद इससे भी बेहतरी आएगी। यही बात पहले हो रही थी, लास्ट मीटिंग में भी हुई है। जी ये 6-9 डिस्पोज ऑफ करते हैं जी। इसके बाद अमजद अली जवेद साहब का बिजनेस है, एक अमेंडमेंट बिल है। एक मैं ना बिल से पहले 1-2 छोटी बातें हैं वो सेक्रेटरी साहब से कर लेते हैं, फिर सिर्फ बिल रह जाएगा। एक तो सेक्रेटरी साहब पैफ के हवाले से ना हार्डशिप वाला तो सभी दोस्तों को यहाँ मुबारक हो कि ये बहुत इशू बना हुआ था महकमा एजुकेशन में, ये हार्डशिप वाला या वेडलॉक वाला, वो आपकी मेहरबानी से हमारी डायरेक्शन पर वो ख़त्म हो गया है। तो चलो ये मेरे ख्याल बहुत अच्छी खबर है पंजाब के महकमा एजुकेशन के लिए। जो लोगों के मसाइल हैं मेरे ख्याल आधे इससे हल हो जाएंगे। दूसरी बात जो पैफ के वाले से है कि वो हर दफ़ा हम कहते हैं कि प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है चेक करने का। एक मेरा अपना खुद मैं उसका गवाह हूँ कि एक मेरे हलके का गांव था उधर, ये मियाँ नईम खान बाबा साहब का घर भी उसके बिल्कुल करीब है, ये पैंट के भी और मौजा जेडू, वहाँ इतना प्यारा स्कूल था, वो इतनी ग्रीनरी थी। जब मैं कई दफ़ा वहाँ गया ना स्कूल में या वैसे कोई फंक्शन होता था तो मैं अप्रिशिएट करता था कि इस तरह की ग्रीनरी हर जगह होनी चाहिए। 300 बच्चे वहाँ पढ़ते थे। वहाँ सिर्फ इशू बना हुआ था कि वहाँ टीचर नहीं थे, एक टीचर था जिसकी वजह से वो पैब में चला गया, हालांकि वो अदारा पैब में जाने वाला नहीं था। अब उस गांव में कल में एक फौतगी हुई है वहाँ का जो मेन चेयरमैन उसके भाई की, तो मैं गया, उन्होंने मुझे स्पेशली कहता जी ये फौतगी रहने दे, ये स्कूल हमारा चेक करे। मैं जाकर चेक करने गया, हकीकत है वहाँ रोना था, इतनी ग्रीनरी थी, इतने खूबसूरत वो हमारे इलाके का स्कूल था, वो उजड़ा पड़ा है और वो पैफ वालों ने उजाड़ दिया, जिसके हमने हैंड ओवर किया है। कोई उसमें वो पानी नहीं, हालांकि वहाँ सोलर प्लेटें लगी हुई हैं, फ्री पानी है, फ्री सारा कुछ करना है, इसके बावजूद वो लुक आफ्टर प्रॉपर नहीं हो रही। इसी तरह यूसुफ कसेलिया साहब का हल्का है हमारे साथ वाला, उसने एक मुझे रिटर्न एप्लीकेशन दी है कि ये सेक्रेटरी, उधर डीसी साहबा को भी दी है, सेक्रेटरी साहब उधर ये तक सिर्फ 7 स्टूडेंट थे जी, वो पैफ वालों को हमने दे दिया, चलो वो तो नाकाम। उससे बेहतर होता कि वो स्कूल हम साथ वाले किसी स्कूल में जम कर देते कि 7 बच्चे थे उधर चले जाते। उन्होंने वो स्कूल में जो प्लेट्स थी उसके दरवाजे हर चीज़ वहाँ से बेच दी है और वो स्कूल ऐसे खड़ा जैसे खंडर बन गया है। इस तरह के बहुत मसाइल आ रहे हैं। ये पैफ वाले अगर इनसे आप कहें कि प्रॉपर तरीके से इसकी निगरानी करें, ये बार बार हम कह रहे हैं, ये आगे से यही होता है कि हम बहुत कर रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत नहीं हो रहा। हम हैंड ओवर तो किए जा रहे हैं, तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप खुद सर विजिट करें जाकर आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आएंगी। अगर आप सर मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ, इसमें यह है कि तकरीबन 70% जो है ना हमारा वो तो बिल्कुल जैसे कहते हैं इम्प्रूवमेंट आई है। एनरोलमेंट में भी इस साल 7 लाख बच्चा पैफ में आया है, 1 लाख पीमा में आ गया है विद इन फर्स्ट मंथ। और अब जो है ना हमने उसको स्टॉप इसलिए किया हुआ है कि हमने ODP में जितना पैसा डेफिनेटली इस एनरोलमेंट पे लगना है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलेगी नेक्स्ट ADP में, तो फिर हम सितंबर में बाकी को 2-3 लाख का जो टारगेट है पैफ को दिया वो पूरा हो जाएगा। इसमें सर ये है कि जिन NGOs का, जिन इंडिविजुअल्स का हमें शिकायत मिलती है उसके ऊपर फौरी एक्शन होता है। एक बड़ी रिनाउंड NGO, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे हमने कुछ स्कूल विड्रॉ कर लिए। वो पिछले दिनों आए हुए थे, मिनिस्टर साहब को भी मिले और मिनिस्टर साहब ने अपने मोबाइल पे उनको यूं करके तस्वीर दिखाया और उन्होंने कहा कि ये देखें आपने स्कूल का हाल क्या किया। कमिश्नर सरगोदा ने मुझे कुछ स्कूलों का भेजा, वो भी मैंने MD पैफ से शेयर किया और उन्होंने फौरी तौर पर उस पर भी एक्शन लिया। सर ये मैंने बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे मुश्किल काम है चेंज मैनेजमेंट। जब एक सिस्टम चेंज होता है ना उसमें प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बट स्टिल प्रॉपर चेक करें जी, जो इस टाइप का है जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो प्रॉपर लोग नहीं ना चला रहे, कोई प्रोफेशनल नहीं होते या वो दिलचस्पी नहीं लेते, वो फौरी हमें विड्रॉ कर लेने चाहिए, नहीं तो वो अदारे तबाह कर रहे हैं लोग। बिल्कुल उनसे ले रहे हैं और जनाब नहीं सिर्फ उनको हमने स्पेशल टास्क दिया हुआ है कि आप इन स्कूलों को जाकर चेक अगर उनके चेक करते हुए चलते तो फिर ये हाल क्यों होता? मेरे ख्याल पूरा महकमा बैठा हुआ है। फैसलाबाद
की मैं सूरत हाल पे बात करना चाहता हूँ कि साल में 3 CO बदले गए, इतने DO बदले गए, चार्जेस लगाए गए करप्शन के। क्या उनके पे करप्शन का क्या चार्जेस है जिसकी वजह से कोई इंक्वायरी हुई या इंक्वायरी का कोई फाइंडिंग आई? अभी तक किसी के बारे में इस तरह महकमे भी हरासमेंट पा रही है, भाई जानबूझ के विक्टिमाइज़ किया जाए, करप्शन का इल्ज़ाम लगा दें। हर बंदा परेशान है, सही बात मैं बता रहा हूँ। भी पहला CO गया 6 महीने साल हो गया उसे, 3 CO बदले गए, DO बदले गए, उन पे क्या चार्जेस हैं? जो पहले तो CO चेंज हुए थे ना, वो तो हमने एग्ज़ाम लेके तो लोगों को चेंज किया था। जो अभी रिसेंटली CO चेंज किया है, इसके बारे में कंप्लेंट्स ये थी और उसका फर्दर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में अफसरों से मेरी बात हुई, छुट्टियां देने पे उसने को पैसे लगाए हुए थे और उस वजह से फिर जब हमें ये इस चीज़ का पता चला है तो उसको हमने अभी ये हफ्ता पहले ही उसको क्लोज़ किया। हफ्ता भी नहीं हुआ, 4-5 दिन ही हुए। अब उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करके पीड़ा की कार्रवाई शुरू की जाएगी, तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। आप कह रहे हैं भाई जिन्होंने एग्ज़ाम पास किए थे जी जी, उन्हें लगाए, अगर बगैर एग्ज़ाम के लगे हों पंजाब में? देखिए जिसकी अगर कारकर्दगी अच्छी थी ना, इसमें कोई शक नहीं है कि CO तो नहीं है, DO लेवल पे हैं 1-2 ऐसे जिन्होंने आके, मैं अर्ज करता हूँ, जिन्होंने आके हमें प्रूव किया कि हमारे पास जब पहला टेस्ट हुआ ना तो उसमें 36 COs तो निकल आए, DOs की 12 पोस्टें थी जिसके लिए लोग हमें मिले। फिर हमने एक और टेस्ट लिया, अभी भी फीमेल जो है ना हमारी डिप्टी DOs, उनकी काफ़ी सारी सीटें खाली पड़ी हैं, उनके लिए फिर से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रहे हैं। अब उसमें यह हुआ कि जिन लोगों ने हमें आके प्रूव किया कि ये मुझे फ़लां टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला था, मैंने इतने हज़ार पौधे लगवाए हैं, मैंने स्कूलों के लिए इतना फ़ंड इकट्ठा किया एलुमनाई से या फिलंथ्रोपिस्ट से, उनकी कारकर्दगी को हमने वेरीफाई करवाया है। फिर जो इस किस्म का मुजाहिद आदमी था उसको हमने दोबारा से मौका दे दिया कि ठीक है आप 56 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर चले गए हैं, आप टेस्ट नहीं दे सकते, मगर चूंकि आपने पास्ट में काम अच्छा किया है इसलिए हम आपको मौका दे रहे हैं। सेक्रेटरी साहब समुद्री चले जाएं, जी जी, ना डिप्टी आज कोई फीमेल है ना मेल है। मैं कई दफ़ा महकमे में गया, लोगों ने टेस्ट इंटरव्यू जो आपका क्राइटेरिया पूरा किया हुआ है, आपके ऑफिस में वो हाजिर लगाते हैं, तो क्यों लगा रहे समुद्री में बंदे? एडिशनल चार्ज मिला, वो ज़ाहिर है एक फ़र्ज़ करें डिप्टी एजुकेशन फीमेल है, तांदे वाले को मिला होगा, फ़र्ज़ करें तो वो बेचारी तांदला लुक आफ्टर करेगी कि फैसला समुद्री को करेगी। इसी तरह मेल का मसला है, हम इम्तिहान लोगों ने पास किए, उन्होंने उनकी पोस्टिंग करें, पोस्टिंग कर रहे हैं, नहीं हुई ना। और मैंने 10 दफ़ा तो मैं क्या किया अभी, जब मैंने तो ये नाम नहीं दिया ये कर दें, चलो पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगी जी, तो जो मेरिट पे आए हैं उन्हें लगा दें, उनको बिल्कुल लगा रहे हैं। सारे महकमा परेशान। मसला ये है राव साहब, साहब मसला ये है कि इधर एजुकेशन में जिस तरह से काम चल रहा होता है ना, वो स्पीड होती है दरिया वाली, छला मार दो है। तो उसमें यह है कि अभी रिसेंटली हमारा राउंड मुकम्मल हुआ है, ये जो अवेटिंग पोस्टिंग थे और जो हमारे प्रोमोटेड टीचर्स थे, इसमें मसरूफियत बड़ी लगी हुई थी। फिर बीच में ADP के जो नई ADP बन रही है उसके ऊपर हमें दिन रात बैठना पड़ा। जो पुरानी ADP है उसकी स्पेंडिंग के लिए COs के साथ बार बार खप रहे थे। काम इतना ज्यादा है कि आपकी सोच है। इसी तरह मेरी बात तो सुन लें, सुनते लगे। उसमें यह हुआ कि हमने जो ये अवेटिंग है ना, अभी जो इन्होंने टेस्ट पास किया हुआ है, इनको बुलाया यहाँ कायद में, इनके साथ मीटिंग की, मिनिस्टर साहब ने इनके साथ एड्रेस भी किया और उसके बाद उन्होंने हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स है उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप इनका ऑर्डर ऑफ मेरिट देख के कि ये पोजीशन कहाँ पे आ रहे हैं, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर कर दें। वो ऑलमोस्ट मैंने बताया कि बीच में हमारा वो ट्रांसफ़र राउंड चल रहा था, उसकी वजह से भी मसरूफियत लगी। चलो सेक्रेटरी साहब, जनाब चेयरमैन, हर आदमी अप्रिशिएट करता था, जो आप लोग जाए ना टेस्ट जाके लोग कहते हैं ये डबल स्टैंडर्ड है, दो ही लगे हैं, वो 2 लगे हैं। जनाब चेयरमैन, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं जावा तो कोई नहीं लगना, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। नहीं राव साहब, मिसाल दे रहे हैं, नहीं राव साहब, मिसाल दे रहा मैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ मैं ਹੋ? बिल्कुल यही बात राव साहब की बात को सेकंड कर रहा था कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि खालिद नज़ीर साहब, मैं सही कह रहा हूं, मान लीजिए टीचर स्टाफ आपका पूरा ये कहता है पूरे पंजाब में 2 लगने आपसे से डाके मार कहता कोई नहीं होगा। राव साहब, ये 2 लगने से इतना प्रेशर है, कोई कहता ये लग गया जी, अब नहीं लग सकती, ये जो पहले बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया या एज वाला इशू है, वो आप सभी MPs MNs पर प्रेशर डाला हुआ है, ये 2 लग गए, हम क्यों लग। ये बेहतर है कि इन 2 की बजाय ना कोई टेस्ट वाले जो क्लियर है इधर उधर से ले जाए, वो आपके लिए प्रेशर भी खत्म हो जाएगा। दुआ बैठी है, हफ्ता पहले मैंने मैडम से कहा कि
जनाब चेयरमैन, एक मिनट सर, सिर्फ मैं राव साहब की बात, एक तो ये होगी कि ये सर दो जो है ना, आप कोई टेस्ट क्लियर वाले ढूंढे, 7 जिले वाले लगा दे, ताकि ये एक आपका बहुत अच्छा जा रहा है कि भाई बहुत अच्छा पढ़ रहा था, हमारा काम खत्म हो गया था ये। ये हो गया राव साहब। अच्छा, दूसरा चल मेरी बात आपने सीओ एजुकेशन लगाया यार, मैं आधे घंटे में ऑर्डर विड्रॉ कर दिया। देना यार मैं आप फीमेल सीओ टोबा टेक सिंह, ये देखना इम्पैक्ट नहीं जा रहा, ये अच्छा नहीं जा रहा। नहीं, मैं सिर्फ राव साहब की बात को आगे कर रहा था कि ये एक बात, और सेक्रेटरी साहब ने कह दिया कि हफ्ते के अंदर अंदर वो चेंज हो जाएंगे। दूसरी बात राव साहब की, अगर आपके ज़िले में जिस तरह आप समुद्री कह रहे हैं, जो टेस्ट क्लियर किए हुए हैं मुस्तक हैं, आप सेक्रेटरी साहब को लिस्ट दे, वो उनमें से वो नहीं यार, वो नहीं वो बता रहे हैं वेकेंट सीट जो है वो फिल कर दें। थोड़ी एक बार, मैं मोहम्मद इकबाल जी, स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन मेंबर, मुअज़्ज़ज़ अरकान मिलते रहते हैं। असल में बात ये है कि हमारे सेक्रेटरी साहब खालिद साहब ना करप्शन के बारे में बहुत ओवर सेंसिटिव हैं। अच्छा, ये किसी को छोड़ते नहीं है, ये कहते हैं करप्शन की जो ही इनको खबर मिले, ये जहाँ हो कहते हैं, पहले कहते हैं एनू टंग दो, ठीक है, इंक्वायरी बाद में कर लेना, लेकिन इसको मुझे कहते हैं भी एनू टंग दो पहले। मैं अक्सर कहता हूँ भी सर पहले थोड़ा सा नहीं होता ये इनका, यानी आलम ये है कि ऑफिस में इन्होंने मुझे कहा बुला के कि यार आज यहाँ ना खाना खाया गया दफ्तर में। मैंने कहा भी सर वो फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, पैसे देने आए हैं कोरिया वाले, उनको हमने ना वो वर्किंग लंच दे, कहते नहीं दफ्तर, अब हमें चाय के अलावा कुछ नहीं मिलता हमारे ऑफिस में। ये एडिशनल सेक्रेटरीज बैठे हैं। अच्छा, इन्होंने कहा भी उन फॉरेन फंडेड वालों को चाय के साथ बिस्कुट, और हम ऑफिस में आए, ऑफिसर्स हैं आपस में, चाय वो सिर्फ चाय। इसलिए ये उसकी बैकग्राउंड है, ये अभी जो बात हुई फैसलाबाद की, ठीक है, इन्होंने इंक्वायरी मुझसे करवाई, उसमें चीज़ें निकली, बता भी दिया। तो यानी मैं ये फील करता हूँ कि बहुत हर सेक्रेटेरिएट और फील्ड के जो ऑफिसेज हैं वो इनके इस सख्त रवैये करप्शन के अगेंस्ट लोग हैं सहमे हुए, ठीक है, ये अच्छी भी चीज़ है, इससे बड़ा मैसेज जा रहा है। अलबत्ता जो सर आपने बात की, हुआ ये है कि वो चाहे मेरिट पे लगा हुआ है, अब हमने किसी के पेट में तो अंदर दाखिल होकर इंटरव्यू लिए, हमने सेक्रेटरी साहब ने, मिनिस्टर ने लिए, मैंने लिए, लेकिन कि अंदर से बंदा करप्ट है कि नहीं, हमने तो उनकी काबिलियत चेक की, वो जाके उन्होंने पैसे लेने शुरू, जो हमारे मुआशरे में है, फिर ये चाहे मेरिट वाला है या नहीं उसको हटा देते हैं, फिर ये कहते हैं कि ठीक है जब तक इंटरव्यू टेस्ट रेगुलर फिर राउंड नहीं चलता अगला टेस्ट का, उस वक्त तक किसी को तो लगाना है, वो सीट तो फुल करनी है ना। नहीं एक मिनट, ये राव साहब एक मिनट, ना ऑपरेशन किया गया सेक्रेटरी साहब ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ हर बंदा ढूंढता शिकार। नहीं ये बात क्रिटिसाइज नहीं कर रहे क्योंकि हरफ बैंक में ਜਾਂਦਾ वो कहते ने राव काशे वास्ते कानून हो रहे, भाई वास्ते हो रहे, मैम वास्ते हो रहे। नहीं सबसे पहले ये बात इसलिए ख़त्म होगी, ये तो सर आपने वजाहत दी तो फिर शुरू होगी। अब खालिद नज़ीर साहब ने कहा है कि ये विद इन वीक ये चेंज हो जाएंगे, बस फिनिश। दूसरी बात मैं और कर रहा हूँ कि देखिए जो काम अच्छा करता है उसको हम ये वाहिद कमेटी जो हर मीटिंग में अपने सेक्रेटरी को अप्रिशिएट भी कर रही है, उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट भी कर रही है। और जिस तरह राव साहब ने बताया कि बहुत अच्छा काम हो रहा था, सिर्फ एक दो जो आप कह रहे हैं ना, ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बड़े लोग हैं हमारे पास क्लियर करने वाले, हर ज़िले में 10-10 फ्री बैठे हैं। चलो किसी ना किसी हवाले से वो लग गए, वो जब सेक्रेटरी साहब ने कहा कि फौरी चेंज हो जाएगा, बात फिनिश होगी, बस इससे आगे चले नहीं आगे जी। इसके बाद है अमजद अली जवेद साहब पहले का। मैं तो गल कर लूँ जी कर ले, ये करके अपना बिल है, इसके बाद आपने जो इकबाल साहब ने बात की है अच्छी बात है, सेक्रेटरी साहब की ज़ीरो टॉलरेंस है, बहुत अच्छी बात है, हम इनकी तहसीन करते हैं। लेकिन मामलात इतने सादा और आसान नहीं है। इकबाल साहब आपके तमाम ईओज़ माहाना स्कूलों से पैसे वसूल करते हैं, ठीक है, इस पे भी ज़रा गौर कर लें, ठीक है। और बाकी जो बात स्कूलों की थी, जब ये पॉलिसी बन रही थी, मैंने उस वक्त ये सजेस्ट किया था मिनिस्टर साहब को भी कि ये जो आप एनजीओज़ को देने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ मालिक बदलेगा, हालात नहीं बदलेंगे।
टू सम एक्सटेंट, बाकी हाल यही रहेगा, ये उसका नतीजा निकल रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ को, जो सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं ख़राबी ये हेल्थ में, ये बैठे रहे 3 हफ्ते, वजह वही थी। इनका ये बचत ये हो गई है कि इनके पास बंदे एडजस्ट हो गए हैं। ये यकमुश्त जो है ना वो चीज़ें लागू करते हैं। अगर उसको बाई पार्ट्स किया जाए, उनको मॉडल बना के चला जाए, ये बहुत अच्छा। मैं तो, मेरे साथी आप भी दोस्तों से इख्तलाफ करते हैं इसके ख़िलाफ़, मैं आउटसोर्सिंग के हक में हूँ कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे फ़ायदा होगा। लेकिन जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ जो है वो दुरुस्त नहीं होगी, जिस तरह ये आज बातें हो रही हैं, उसकी वजह वही है। मेरा ये मानना था कि इनमें से भी आप पूरा डाटा निकाल के देख लें, जो लोग सिंगल ओनर होंगे वहाँ ये कंप्लेंट नहीं होगी। ये कंप्लेंट जो आ रही है ये वो NGOs इंस्टीट्यूशंस के अदारों में आ रही है। तो अब ये उसको वापस लेना शुरू किए हैं। इस पॉलिसी को आज भी अगर ये रिव्यू कर लें, एक तो हमारा मसला वही है कि हम रोज़गार देना चाह रहे हैं, तो फिर उन लोगों को डायरेक्ट दें, ये कि नया मालक ना बदलें उनका। NGO आएगी तो वो फिर वही 5-5, 7-7 हज़ार रुपया देगी उनको। तो अगर कम से कम 2-3 लोग जो उसके मिल के स्कूल को लेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन भी होगी, वो एडजस्ट होंगे, या 2-4 साथ मिल के रख लेंगे, वो भी होंगे। तो जब जिसका ये ज़ाती बिजनेस होगा ना, वो उसकी तवज्जो पे, मैं खुद, मुझे इल्म है कि बहुत सारे लोग जो, मैं इनसे लास्ट भी मेरी सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में बैठे थे, पैफ के जो MD हैं, उनसे भी बात होती रही कि ये आज जो प्राइड ले रहे हैं ना एडमिशन की, ये प्राइड इनके गले पड़ जानी है अगर उन्होंने इसको ठीक दुरुस्त केटर ना किया। उस पर कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको केटर कर पाएंगे। बच्चे उन्होंने दाखिल कर लिए, बैठाने कहाँ हैं, कमरे तो है नहीं, ठीक है, तो वो फिर वापस जाएंगे। तो उसमें ये है कि उन सब लोगों की मेहनत भी अकारत चली जाएगी अगर आपने उसको उस एंगल से ना देखा। पहले तो ये NGO जो बड़े हैं उनको 1-2 से ज़्यादा स्कूल किसी के पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उनकी बिल्डिंग्स जो हैं उसके लिए इन्होंने को फंड, एक रिवॉल्विंग फंड किया है 15 लाख रुपया। 15 लाख में वो एक कमरा भी क्या बना पाएगा, चलो। लेकिन मैंने तो इन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप बैंक को इन्वॉल्व करें, जो इसको आप मैचिंग ग्रांट के तौर पर कर दें, और फिर आप सिक्योरिटी उसको आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में है, बिल्डिंग स्कूल में बननी है। अगर वो मैचिंग ग्रांट देता है 20%, 15%, 10%, तो उसका इंटरेस्ट तो इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो वो आपने महाना उसकी पेमेंट करनी है। बैंक को सिक्योर कर दें कि आप उस पेमेंट में से उसकी किस्त दे देंगे, तो उसको एक सर्टन लिमिट तक उनको कोई वसाइल प्रोवाइड करें कि वो कम से कम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं, जहाँ जहाँ दाखिले हुए हैं उन बच्चों के बैठने की जगह बन जाए। तो इससे ये एक बेहतर सूरत हाल हो जाएगी स्कूलों में, इनका प्रोजेक्ट कामयाब हो जाएगा। नहीं, बड़ी अच्छी तजवीज़। नहीं, ये अमजद साहब की तजवीज़, इसका आप जवाब दे दिए। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का, और आपकी तजवीज़ जो है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल ओनर्स को, तो जो फ़ेज़ 2 है उसमें उसका कोटा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया गया है, क्योंकि फ़ेज़ 1 में बिकॉज़ ये पहली दफ़ा होने जा रहा था, कुछ हम भी रिस्क, हमने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया टू सी के उसके रिज़ल्ट्स कैसे आए, और उसके रिज़ल्ट जैसे आपने बताया कि वाकई बहुत अच्छे आए हैं। जिन स्कूल्स में यंग एंटरप्रेन्योर्स ने लिया है स्कूल या इंडिविजुअल्स ने लिया है, वहाँ के हालात बहुत बेहतर हैं, और NGOs का कोटा इसीलिए सिग्निफिकेंटली लोअर है और सेकंड फेज़ में। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा है कमरों के लिए, इस पे अभी हमारी 2 दिन पहले ही CM साहिबा के साथ एजुकेशन की मीटिंग हुई है एनुअल डेवलपमेंट प्लान की, तो उन्होंने आउटसाइड द एनुअल डेवलपमेंट प्लान राइट अवे 90 डेज़ का टारगेट दिया है और मैसिव फंडिंग दी है टू ओवरकम द रूम शॉर्टेज इशू। तो इंशाल्लाह विद इन दिस समर ब्रेक आपको बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव सिचुएशन नज़र आएगी, और ये डिपार्टमेंट के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सॉरी मैं काट रहा हूं, कितने फंड दे दिए गवर्नमेंट के 10 पास? महदूद वसाइल है ना, 10 बिलियन दिए हैं, 10 बिलियन दिए हैं उन्होंने। 10 बिलियन पर स्कूल कितने आएंगे? 10 बिलियन में कम से कम हमारे पास 15,000 कमरे बनेंगे, विच इज कितने हैं? नहीं वो भी हजारों में है, वो है, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखें कि एक इतनी मैसिव ग्रांट, इतनी मैसिव ग्रांट जी, आउट ऑफ बॉक्स जो बैंक की इन्वॉल्वमेंट है उसमें डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस पे ओपिनियन ज़रूर ले लेंगे, आप लोग प्लीज़ नोट कर लें।
जैसे चेयर अगर डायरेक्शन देती हैं तो, लेकिन नहीं, अमजद साहब की बात 10 मैं बिलियन आपको क्लियर कर दूं। वो चाहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप पैफ के हवाले जो हमने स्कूल किए हैं जहाँ मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, को प्रॉपर नहीं है, अगर जिसको हमने स्कूल वो पैफ वाले को दिया है वो उसको हम बैंक से कोई गारंटी दे रहे हैं कि बैंक से वो लोन ले और उधर वो अगर कोई रूम बनाना रूम बनाए, कोई और चीज़ बनानी वो बनाए, तो वो जी, बिल्कुल, उसके रेगुलर तो हमने इधर से बजट देना है उसको, उसी बजट से वो तजवीज़ काटते रहेंगे। बहुत अच्छी है। इसी मॉडल पे एक रिवॉल्विंग फंड का भी वो किया है और बाकी डिपार्टमेंट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये बैंकिंग चैनल तो बहरहाल एक एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तो वो डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात कर लेगा। ने जो वैसे स्कूल बनाए हुए हैं ना, एनएसबी और वो ईवीएस, वहाँ भी इस चीज़ को लागू करना चाहिए ताकि वो स्कूल तो बन गया, एस्टेब्लिश हो गया, अब उसको स्कूल की शक्ल देने के लिए वो घरों से डरबों से निकाल के, तो उस पे आप लोगों को जब आप काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को उसमें बढ़ाना चाहिए ताकि वो आप अमजद साहब की बिल्कुल बात सही को कर- संजीदगी से उनके जो मशवरे उन पे अमल हो रहा है और नहीं वो उल्टे अमल हो रहा है, मेरे मशवरों पे उल्टा अमल हो रहा है वैसे। नहीं, अमजद साहब राबिल भाई थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं आप, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब एक जो एनजीओज ने ये स्कूल लिए हैं, ये सारा ठेकेदारी सिस्टम है, उसकी दूसरी शक्ल है, उन्होंने सब लेट कर दिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन हो रहा है? सर जी मैं भी कुछ बोलना अगर ठीक है सर, आप- थैंक यू सर। एक और चीज़ अभी फंड्स के हवाले से बात की है। देखिए बात यह है कि एजुकेशन में अमीर आदमी तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, बात तो हो रही है लोअर मिडिल क्लास की जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है गवर्नमेंट ने एक दाम ले लिया पता नहीं कितना, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो डिस्टर्ब होगी, ये रियलिटी है, ये ठेकेदारी निज़ाम है। जिसने भी रखना है उसने अपने प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए वो क्वालिटी एजुकेशन कभी भी प्रोवाइड। हमारा चेक एंड बैलेंस का निज़ाम आप समझते हैं पाकिस्तान या एशियन कंट्रीज़ में क्या है। दूसरी एक चीज़ मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, अभी जो सामने आई है, मुझे अपने हल्के में भी आई है और जगह पर भी हो रहेगी, सर खुदा के लिए आप मतलब गवर्नमेंट ऊपर से इंस्ट्रक्शन की होगी, हर वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को वो इंस्ट्रक्शन है जी आप लोगों से फंड लेके सोलर सिस्टम लगवाएं। वो बेचारे खुद भी डाल रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं कि जी इतने पैसे दें। अगर गवर्नमेंट ने लोगों से पैसे लेके निज़ाम को चलाना है फिर हम किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे? नहीं मैडम, सीएम ने अब इनको बजट अच्छा खासा दिया सर है, वो ये बजट मिसल- दिया है, इसका मतलब फिर वो लोग लगवा देंगे और बजट वो उसके ऊपर रीइंबर्स हो जाएगा, वो सिस्टम लगा हुआ है। नहीं, मिसिंग फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा रूम वाशरूम सर वो जो तो भी है, देखें ना आप सोलर चार्ज सिस्टम अगर लगवाना है आपने हर जगह पे, अगर इंस्ट्रक्शन यहाँ से गई हैं, हर स्कूल को गई हुई हैं, तो Mostly फिर तो लगे वो हुए हैं, फंडिंग देनी mostly चाहिए लगे कि बजाय इसके कि उनको कह दिए आप लोगों से पैसे लेके लगवाएं और टीचर बेचारे अपनी तनख्वाहें कटवा रहे हैं और लोगों को बच्चों के पेरेंट्स को बकायदा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप फंडिंग करें। जी स्पेशल सेक्रेटरी साहब, इसमें आपके नोटिस में कोई बात आई है जो राव साहब ने की है कि उसमें सबलेट किए और दूसरा जो सोलर का उन्होंने किया है कि जी उस पर बता राव साहब के सुनना ਸਕੂਲ कैसा जा रहा है? उन्होंने कहा जी सुबह आ जाते हैं बच्चे तो अंदर डक लेंगे ने, पंजाबी बोलते हैं सारे पिंडा च, तो वो बस भर्ती बच्चों को जबरदस्ती दाखिल कराई जाते। साढ़ा शो है उत्ते भी इन्ने स्टूडेंट इस सिस्टम तो बाद इन्ने बेहतर इन्ने स्टूडेंट ज़्यादा हो गए हैं। मैं सवाल इकबाल भाई ये किया है, जड़ी एनजीओ अगों ठेकेदारी सिस्टम है ना, एक किस्म का दूसरी शेप है, लेटेस्ट शेप है, वर्जन है वह, तो किन्ने लोगों के खिलाफ एक्शन एनजीओ के होया जिन्होंने अगों सबलेट किए हैं। दूसरा नंबर 2 मेरा क्वेश्चन है भी लेबर लॉ, एक टीचर है, लेबर कानून कहता पंजाब गवर्नमेंट पंजाब का लेबर लॉ सिर पढ़ दो, वो 37,000 थले वेजिज नहीं हो सकते, वो 8-8 हज़ार से रखी जा रहे हैं, 10-10 हज़ार से। सही ऐसी देखो ना, अगर सानू पता लग सकता है, क्या महकमे के लोगों को नहीं पता चल रहा? ये भी इंसान है, जी बच्चियां बेचारियां पढ़िया ने, बच्चे पढ़े ने, 8-10 हज़ार नाल तो मेरा ख्याल उन्होंने तो किराया नहीं पूरा होंगे, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 8,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋ? ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਓਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਟੀਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਆਓ? हाँ पहले सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है। एक तो मैं ख़ास तौर पे दोनों हमारे एमपी हजरात पहले भी मुलाकात रहती है, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि इनकी जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं ये अवाम के बहुत करीब हैं, इनके जो अवाम के मसाइल हैं हमसे ज़्यादा ये उनकी नब्ज़ पे हाथ है। तो ये बहुत अच्छा। पहले हेल्थ में था, रौसा मेरे पास एक दफ़ा आए तो मैं कोट करता हूँ, इन्होंने कहा भी अच्छा आपने मैंने ये कहा कि हमने कंसल्टेंट रख लिए। इन्होंने कहा कभी कंसल्टेंट का ऑडिट किए, यानी गायनाकोलॉजिस्ट है, सर्जन है, वो तो अपने क्लिनिक पे भेज रहा है, ये बिल्कुल एक फैक्ट है। ठीक है, यानी समटाइम्स ये इस तरह होता है, सारे नहीं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं। तो कहना ये चाहता हूँ, पहले सर बात हुई कि इस तरह मजबूर किया जा रहा है ऐसा कि जी बच्चों से पैसे लें, बच्चे पैसे लेके आएँ, सोलर सिस्टम लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस वक्त जो हमारे मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब ने एक बहुत अच्छी मुस्बत, हम उस पर ब्रीफिंग दे सकते हैं, इस पर पूरा डेटा नहीं है मेरे पास, यानी एलुमनाई एसोसिएशंस बनाने के लिए इन्होंने इनकरेज कर रहे हैं, और यहाँ तक के स्कूल की बिल्डिंग हैं, सोलर सिस्टम है, कमरे हैं, लोग हमें दे रहे हैं। अभी इस वक्त भी मुझे सीएम ऑफिस से मैसेज आया हुआ है कि एक साहब हैं, ये बिल्डिंग है, मैं अभी दिखा सकता हूँ कितने कमरे हैं, उसने बना लिया करोड़ों रुपए की। लोग अमेरिका वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उनसे बिल्डिंग ले लें। आप यकीन नहीं कर सकते कि हमारे जो सीईओज़ हैं, मैं अगर डेटा आपको इन राइटिंग दूं तो इन्होंने गालबन 16 अरब रुपए, ये मैं अथेंटिक नहीं बात कर रहा, लेकिन इतना पैसा इस वक्त तक इस दौर में लग चुका है। मौजूदा जो करंट इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, एलुमिनाई कोई मेरे जो बाहर चला गया, कोई अफसर बन गया, उनको मुझे खुद अपने गांव वाले बुला रहे हैं कि आ जाएं कल मैं तो वो कह रहे हैं कि आप भी कंट्रीब्यूट करें। ये चीज़ हो रही है हर जगह। इवन मैं अब नाम नहीं ले रहा, मिनिस्टर साहब ने खुद से अपने स्कूल के लिए इतना पैसा दिया, बाकियों को इनकरेज किया जा रहा है, मैडम को, यानी एलुमनाई एसोसिएशन से आपके तसव्वुर से यकीन, आपको हम ब्रीफिंग दे सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि हमने एलुमनाई एसोसिएशन से, बच्चों से मजबूर करके नहीं, गरीब बच्चों से हरगिज़ नहीं, ठीक है, उन गाँव में जो लोग पढ़ लिखे, क्योंकि अब ये तीसरी जनरेशन है जो यहाँ से सरकारी स्कूलों से पढ़ी है, अमेरिका, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गए लोग, डॉक्टर इंजीनियर बन, उनसे किया जा रहा है। दूसरा जनाब ने फरमाया सैलरी, इस सवाल भी है पिछली दफ़ा भी कि जी 15,000 रुपये सैलरी या कम सैलरी दी। हमने जो पेफ का जो मॉडल है उसमें एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है, ये कि इस हद तक आप गालबन वो 15,000 है, सवाल का जवाब में मौजूद है कि, लेकिन अब सवाल ये है सर कि अब तकरीबन 60 अरब रुपए है, इस दफ़ा वो भी बढ़ाया जा रहा है, पेफ का सीएम ने कमिट कर लिया है, तो इसमें जैसे सर कह रहे हैं उनको पैसा दिया जाएगा, लेकिन इसकी मदद इतनी है एजुकेशन की कि हम अगर उसको 37,000 पे ले जाएं तो सारा पैसा उसमें चला जाएगा, हम ये फिजिबल नहीं रहेगा, बहुत इन्फ्लेट कर जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं साहब कि जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है वो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप समझते हैं फिजिबल नहीं है, हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए कानून बनाया। आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते उसको? नहीं, बिल्कुल मिनोन जी, उसका मतलब तो यही है ना सर कि गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, इनेक्ट हो गया, आप कहते नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हम करने के लिए रेडी हैं। आप 8,000 को कैसे जस्टिफाई करेंगे? चले फिर मैं सर आपसे ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बजट एलोकेशन आपने करनी इस वक्त स्कूल एजुकेशन का। सर मुझे एक और बात ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि वो कहते हैं जी 4-5 घंटे के मद में उसको आप कर रहे हैं, आप 4-5 घंटे में भी 8,000 को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 37,000 डिवाइडेड बाय 4 मासी को नहीं रखना पाएगा, 50% मासी आती नहीं है, रखना कैसे? नहीं, सेक्रेटरी साहब बात बिल्कुल सही हो रही है कि दूसरों के बिजनेस पर हम छापे मार रहे हैं। सही बात है, ये समझो लोगों के जो बिजनेस है ना उधर छापे मार रही गवर्नमेंट की तरफ से एजेंसीज कि आप 37,000 नहीं दे रहे, आप ये
तो हम खुद उस पर अमल ना करें, फिर इतनी सख्ती करने की क्या? ये तो मैडम नहीं सर उन्होंने ये जल्दी गल की थी। अमजद साहब ये तो मैडम जवाब दे ना, सेक्रेटरी साहब तो इस पर देयर इज अ प्रोविजन, मैं थोड़ी ऐड करता चलूं, देयर इज अ प्रोविजन कि वो जो 37,000 है वो दैट इज फॉर 8 आवर्स पर डे एंड 26 डेज पर मंथ। और इन्होंने जो बात की कि पार्ट टाइम में वो कम हो सकता है, ये पॉसिबल है, लेकिन उस प्रोपोर्शनली हो ना, प्रोपोर्शनेट होता है। अगर आप 8 घंटे की बजाय 4 घंटे कर रहे हैं तो इट हैज टू बी 18,500 एटलीस्ट पर मंथ। अगर आप 50% मुनासिब तो होनी चाहिए ना। जी, जो इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट पेफ ने अपने लाइसेंसीज के साथ साइन किया है उसमें ये क्लॉज ऐड की है कि मिनिमम 20,000 उनके लिए होगा और बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू होगा, सो दैट उसके एक ऑथेंटिक प्रूफ भी हो। उस पर पैफ के नुमाइंदे यहाँ अस्सलाम वालेकुम। तो ये वाली एनॉमलीज जो है थ्रू दैट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हो रही है। इस पे हम फर्दर जो है वो फीडबैक ले लेंगे। आप लोगों के जैसे हल्के हैं ज़रूर बताइए, और अगर वहाँ पे वायलेशन हो रही है। मैं ये जी पूछना चाहूँगा कि जब एक लॉ इनेक्ट हो गया उसके 1 साल बाद अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम फंड रिलीज कर रहे हैं और आने वालों को मिलेगा, तो वो जो 1 साल में आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ जो लोग डिप्राइव हुए, जिनका हक उनको नहीं मिला, उनके बारे में क्या पॉलिसी है आपकी, उनको कैसे देंगे? नहीं सर, कानून है, देखिए एक निजाम स्टेट चला गया ना, स्टेट ने कह दिया कि आज से सैलरी ये है, स्टेट 1 साल बाद कहती है हाँ अब से हम पैसे देंगे, कानून 1 साल पहले इनेक्ट हो गया, तो ये क्या निजाम है जी? सर, इस चीज़ के लिए आप मुझे थोड़ा सा रिएक्शन टाइम दें ताकि मैं इस पे अपना होमवर्क करके आऊँ, और डिपार्टमेंट भी अपनी इन्फॉर्मेशन लेकर के आए। सो थैंक यू मैम, ये जो कंसल्टेंट फॉर्म्स होती है ना, ये एग्रीमेंट किस तरह करती हैं? साइन करवा लेती हैं, फर्ज कर मिसाल देता हूँ, देते 35,000 हैं, 70,000 पे साइन किए होते हैं, तो करने पड़ते हैं, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। ये कोई ऐसा नहीं ट्रांसफर हम लोगों ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जो सैलरी क्रेडिट होगी वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू होगी। उस पे जो क्रेडिट होगी ना, उस पे वो पैफ है या एनजीओ है जो भी है, लेने और देने वाले के दोनों के साइन होने चाहिए ताकि लोगों को तोहफा मिल सके। ये लेके फिर वापस ले लेंगे। आपने से 20,000 अच्छा टीचर वहाँ रखने हैं उसने 10, अच्छा 2 लाख रुपया उसे टीचरों के लिए चाहिए, बाकी मिला के 3 लाख रुपया एक्सपेंडिचर है। आप पैसे बहाना पैफ दे रहा है उसे 2 लाख, अच्छा तो वो लाख कहाँ से ला रहा होगा? तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो यही बात कर रहे हैं कानून। मैं तो हर वक्त ये बात करता हूँ वो कानून बनाएं जिस पे अमल दरामद मुमकिन हो, जो ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक हो। तो इसी तरह जो आप लागू करने जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है उन लोगों ने अपनी रोज़ी के लिए वो एग्रीमेंट भी कर लेना है, फिर उसको उन्होंने मैनेज करना है, मैनेज करने के दरमियान फिर कई सौदेबाजियाँ भी होनी हैं। तो इसलिए वो चीज़ें उस तरह उसको डिज़ाइन करें, पहले देखें जो आप करवाने जा रहे हैं वो उसमें मुमकिन है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 10 टीचर कम से कम जिस स्कूल में 400 बच्चे होंगे वहाँ रखे जाएंगे ना, तो 4 से बच्चों वाले स्कूल तो जी जी 400 बच्चों के लिए नहीं, आप बेल पर आते मैडम जी, से ना इन तमाम सवालों का जवाब इसकी फाइनेंशियल वर्किंग पे नेक्स्ट टाइम हम बात कर लेंगे। ये नोट कर ले, सब कॉन्ट्रैक्ट वाली भी प्रोविजन जो उन्होंने कहा कि कई स्कूल्स में ऐसी जो एनजीओ से लेकर आगे सबमिट कर देते हैं ना, वो नहीं करना। अच्छा, मुझे उन्होंने सब किए हुए हैं जो एनजीओ ने स्कूल लिए हैं, आउटसोर्स किए हैं, और उन्होंने फर्दर आगे किसी को मेरी एक क्वेरी है जनाब। दूसरा है सोलर वाला कि आया स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि पैसे दे सोलर लगवाना है, और तीसरा है कि जो मिनिमम वेजेस का है उसको आप ज़रा फिर रिव्यू करें और बताएं कि कितने पैसे दे रहे हैं और कितने देने चाहिए और कितना गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। ये तीनों पे आपने ब्रीफ करना है अगली मीटिंग में। इसके बाद मेरी एक छोटी सी क्वेरी है सर, पैफ के हवाले से। मसलन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, गवर्नमेंट के 2 स्कूल, एक स्कूल वहाँ बंद हो गया, बिल्डिंग बंद पड़ी। ऐसी कोई पॉलिसी है कि अगर कोई इदारा, कोई शख्स एलुमनाई कहता है कि जी मैं इसको चलाना चाहता हूँ, वो पैफ में भी नहीं गया, स्कूल बिल्डिंग बंद पड़ी है, उसको कोई एमएस कोड भी कहीं अलाट हुआ होगा, ऐसी बहुत सारी होंगी, हर हल्के में होंगी, तो उस पर कोई पॉलिसी है डिपार्टमेंट की उसको रिवाइव करने की? गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, अगर वो प्राइवेट तो आप बताएं, कहते हैं कि करना स्कूल चाहता है। 2 बंद पड़े हैं, अगर कोई रजाकराना तौर पर वो लेना चाहे स्कूल, ऐसी कोई पॉलिसी है कि किसी को हैंड ओवर कर दे आदमी?
बंद पड़े हुए स्कूल। अलुमनाई एसोसिएशन बना रहे। हाँ, मर्द स्कूलों में भी ऐसी है, ऐसा मामला है मर्द के अलावा भी है, लेकिन चलो मर्द को मॉडल बना लेते हैं। कि जैसे अगर 2 स्कूल 400 मीटर पे बिल्डिंग आपकी पड़ी है खाली, कोई उस बिल्डिंग की यूटिलाइजेशन में कोई इदारा, कोई फ़र्द ये कहता है, रिक्वेस्ट करता है आपको डिपार्टमेंट को कि जी ये बिल्डिंग जो है, असल में आप पिछले गालबन 2008 से 13 में एक पॉलिसी आई थी, शाल साहब बैठे हैं, कि उस वक्त लोग जो लेते थे इवनिंग क्लासेस वो बाकायदा गवर्नमेंट को कुछ पे करते थे, तो उस बजाय कि वो बिल्डिंग तबाह हो रही हो आपकी और उसमें वो खड़ी गुजारा लोगों ने दरवाजे खिड़कियाँ ले जाने फाड़ के, तो अगर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तो उस पर महकमा को काम कर ले, ऐसे स्कूल जो हैं उनकी कोई यूटिलाइजेशन में आ जाए, अगर है तो फिर वो बता दें, नहीं है तो इसको इस तरह कुछ कंडक्ट करा दें। स्कूल के ऊपर we can revert back कि हम पहले नंबर्स देखें कि वो मर्ज स्कूल्स कितने हैं। पे सर हम देख चेक कर लेते हैं मैडम है बात को इसको। इस पे। जी 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 अमजद अली जुवैद साहब, आप बिल आपने वो जरा बिल पे आऊँ या अर्जेंट नहीं, मोशन? पहले बिल कर ले फिर उसके बाद अर्जेंट मोशन। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ूंगा जी। स्टेटमेंट भी है आपकी, तो है नहीं मैं पढ़नी है बात। सेक्रेटरी साहब बताएंगे कि अभी किस पर। जी डॉक्टर साहब, मैंने इसकी ये स्टेटमेंट पढ़नी है ना इसकी। स्टेटमेंट पढ़ दे और ये आपने जो प्रपोज की है अमेंडमेंट्स क्यों की हैं, क्या इसका वो तो फायदा है, है, उस क्या स्टेटमेंट जी बताइए। जरूर चलेगा। दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू द पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एक्ट 2004 aim to enhance transparency, accountability and inclusivity in the foundation's governance by the incorporating elected representative, requiring directors with proven expertise in relevant fields and including the parliamentary secretary of school education as an ex officio director. The bill strengthens parliamentary oversight, fosters informed decision making and promotes interdepartmental collaboration to better address Punjab evolving educational need. मेरा इसमें ये है, एक तो जो एजुकेशन फाउंडेशन का लॉ था इसमें जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है वो रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं थी, वो मैंने इसमें सजेस्ट किया है कि एक खातून आ जाए, 2 मेंबर पार्लियामेंट्रियन, 3 टोटल हो जाएंगे कि 3 पैफ के बोर्ड में 3 पार्लियामेंट्री जो हमारे MPA साहबान वो होने चाहिए, ये मैंने सजेस्ट किया है। दूसरा मैंने सजेस्ट किया है कि इसकी एक्स ऑफिशियो मेंबर जो हैं वो कम से कम, ज़्यादा मिनिस्टर पे और बहुत सारे काम होते हैं हज़ारों, तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी सेम स्टेटस पे हैं, उनको जो है वो उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर इसमें लिया जाए, ये मैंने इसमें सजेस्ट किया। आपने ये 3 की बजाय 8 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 विमेन फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसको 2 किया है, ये भी आपने किया कि डिक्रीज किया। हाँ जी, वो से मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये आप मेल फीमेल का क्या डिस्कशन कर रहे हैं? इसमें वहाँ तो लिखा होता है फीमेल एमपी है, मेल एमपी है। आप सेक्रेटरी हैं कि आप खवातीन को जो है वो एम्पावर करेंगे, उसके लिए 30% आप कानून पास कर चुके हैं कि हर शोबे में 30% खवातीन लाएंगे आप, तो उस वजह से ये जी डिपार्टमेंट इसमें बता मैं अगर इसमें ऐड करना चाहूँ सर, डिपार्टमेंट श्योर उसके बाद आप जितनी चाहें आप पहले इसका जी डिपार्टमेंट बताइए। इस डिपार्टमेंट का जैसे मुअज़्ज़ज़ अरकान को इन्फॉर्म किया गया रिटन में कि हमारे डिपार्टमेंट के तो व्यू में यही है कि पेफ का जो बोर्ड है बना हुआ है, कमेटीज़ भी बनी हुई हैं, तो हमारे ख्याल में देयर इज़ नो नीड टू फर्दर अमेंड द पेफ एक्ट 2004 एज रिगार्ड्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लॉ डिपार्टमेंट इसमें कोई अपना इनपुट देना चाहता है? थैंक यू सर। सर जहाँ तक इस लॉ की बात है, इसमें एज सच कोई लीगल या कोई आइनी पॉइंट तो नहीं है जिस पे कोई रुकावट हो उस चीज़ के अंदर। एज अ पॉलिसी डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करता है या एग्री करता है या नहीं, वो पॉलिसी चॉइस डेफिनेटली डिपार्टमेंट की होगी सर। जी अब सर आप बताएं इस पे। जी अपना जी अमजद बात की है ना, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, पार्लियामेंटेरियन लफ्ज़ है। अच्छा, अब पार्लियामेंटेरियन में तो
प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर आते ही नहीं हैं, इसका मतलब इन्होंने हमें फारग कर दिया इन्होंने, तो हम होंगे ही नहीं उसमें। वो मैंने उसको क्लैरिफाई किया है और डिपार्टमेंट को उसमें रिजर्वेशन क्या है कि बिल मैं ले आया हूँ इसलिए है, तो उसमें मैंने हाउस की एम्पावरमेंट के लिए अपनी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए ये बिल जो है वो इसको पेश किया है कि उसमें ये सारे अफसर बाबू अपनी मर्ज़ी से बना के बैठ जाते हैं, फिर फैसले करते रहते हैं, उसके नतीजे फिर हम भुगतते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जब हम लोग वहाँ मौजूद होंगे, उसमें जो विल ऑफ द पीपल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो वहाँ डिस्कस होंगी, उस पर बात होगी। इस तरह के जो डिसीजन अंदर बैठ के आ जाते हैं, बाद में फिर उसके नतीजे हम भुगतते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो ये मकसद है उसको लाने का, इस वजह से मैं उसको लेके आया हूँ। तो इसका डिपार्टमेंट को इससे कोई मसला है पार्लियामेंट्री ओवरसाइट से, तो वो खुल के कह दें। सर पहली बात है कि मैं जो स्पिरिट ऑफ दिस बिल है अमजद साहब का, उससे मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन गालिबन जो अमजद साहब कहना चाह रहे हैं इसमें, वो कुछ लिख गलत गए, डिफरेंट लिख गए। पहली बात तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 30% वुमेन का जो पोर्शन है उसके हम सिग्नेटरी हैं, तो ये जो 3 सीट्स हैं आउट ऑफ 15, ये ऑलरेडी 30% नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, कम से कम 4 या 5 हो तो। मेंबर 3 आए ना, 3 में से 30% ही होगी। नो सर, 15 है ना टोटल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 है में से, बट स्टिल ओके हम इसको मान लेते हैं। लेकिन जो आप लिख रहे हैं यहाँ, इससे नंबर रिड्यूस हो गए 3 से 2 पे जा रहा है सर। मैं तो पार्लियामेंटेरियन नहीं सर, वो वर्डिंग पे गौर कीजिए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं सर, उसमें 3 फीमेल को जब इन्होंने 2 ऊपर किया है टेक्नोक्रेट्स तो एक में कम हो से गई ना? नहीं सर, एक उन्होंने पार्लियामेंटेरियन आगे मेंबर्स में डाल सर दिया। आप जो अज्यूम कर रहे हैं वो ठीक है, जो लिखा हुआ वो नहीं है। वो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो इनकी स्पिरिट जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक है, जो लिखा हुआ है वो नहीं है जो ये कहना चाह रहे हैं। उसमें थोड़ा सा आप देखें, अगर आप इसको 3 से 2 पे ले जाते हैं, उसको 1 में ले गया हूँ, उसमें पार्लियामेंटेरियन में। सर नहीं ना, ये टोटल नंबर रिड्यूस कर दिया आपने, आप लेके नहीं गए। आप काइंडली इसको दोबारा पढ़िए, मैंने इसको बगौर पढ़ा। आप पहली बार आप 3 को रिप्लेस कर दें 2 से, अब इसी में शामिल है पार्लियामेंटेरियन भी, इसका मतलब विद इंक्लूडिंग पार्लियामेंटेरियन से नंबर 2 रह गया। नहीं सर, 8 कहाँ है सर? आप प्लीज अपना पढ़ दें इसको। आप पढ़ दीजिए सर, आप पढ़ दीजिए। ये पढ़ेगा इंकलाब फॉर द वर्ड ऑफ 3 वर्ड 2, यानी यहाँ एक कम हो गया, एक कम हो गया। अच्छा नीचे आ गया। आफ्टर क्लास द फॉलोइंग प्रोवाइडर्स शैल बी एडेड, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर शैल बी मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब विद एट लीस्ट 1 वुमेन, बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, निकली तो नहीं है ना सर, यही तो आपको समझने की जरूरत है। वो कहता है 8 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 वुमेन, आपकी बात मान ली, 2 वुमेन फ्रॉम अमंग्स, ये सारे सेक्शन इंक्लूडिंग पार्लियामेंटेरियन। अब आप पार्लियामेंटेरियन का नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं 3 में से आप एक खातून कर रहे हैं, तो यहाँ एक रह गई पीछे। नहीं, ये 2 अलग रहेंगी। आप जो कह रहे हैं मैं एग्री करता हूँ, जो लिखा हुआ वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, मैं फिर इंसिस्ट करता हूँ। आज आसिफ भाई ठीक कह रहे हैं। जनरल लिखी हुई है, 3 जनरल नहीं लिखी हुई, नहीं जनरल नहीं लिखी हुई, आप पढ़िए। जो आप एक्ट पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ सर, मैं पढ़ता हूँ। 8 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एटलीस्ट 3 वुमेन फ्रॉम अमंग्स द नॉन पार्लियामेंटेरियंस and public among the non-government organizations, philanthropists, technocrats, parliamentarians include है इसमें 3 में। अब जब इसको 2 करते हैं, आप इसको रिप्लेस करें 2 से, which means कि 2 में parliamentarians included है। इसकी आप जरा ये ला वाले वर्जन देखें, इसको मकसद ये है कि वहाँ क्योंकि 3 मकसद ये है कि वहाँ 2 खवातीन जो है जनरल आएंगी, वो अलग 3 नहीं आएंगी, वो 2 आएंगी। तीसरी जो है हम उसको ले गए हैं पार्लियामेंटेरियन साइड पे। मेरा मकसद ये है इसके मुताबिक इसकी अगर वर्डिंग चेंज हो, मैं अर्ज करता हूँ इसको आप 3 ही रहने दीजिए, और वो जो अगली अमेंडमेंट इनकी प्रोवाइजो जो आप दे रहे हैं वो ठीक है। नहीं होंगी ना सर, नहीं होंगी। आप ट्रस्ट मी, लॉ डिपार्टमेंट पढ़ ले इसको। अगर आप इसको 3 रहने देंगे और उन 3 में से एक पार्लियामेंटेरियन हो जाएंगी, तो ये 3 ही रहेंगी, अदरवाइज 4 हो जाएगी। नहीं, पहली तो बात है कि राव साहब की बात बिल्कुल मैं इससे इत्फाक करता हूँ राव साहब की बात से कि ये 30% जब हाउस में तादाद है, उसमें ये फ़र्ज़ करो कोई वो अब पार्लियामेंटेरियन बन चुकी हैं जिस तरह हम हैं, इसलिए अब उनमें ये इस टाइप का कोई लाना कि भाई उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए, वो ये हो कि फ़र्ज़ करो पार्लियामेंटेरियन होनी चाहिए, उसमें फिर आगे स्वाबदीद है, उसमें कोई हो जाए, चाहे उनमें से हो जाए, हम में से हो जाए, मैं करता हूँ वो ठीक है। 30% का कोटा जस्टिफाइड है ख़वातीन का।
अमजद अली जावेद साहब जो सजेस्ट कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं एक्चुअली, उसकी स्पिरिट से मैं 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये इट्स अ मिस्टेक, जो कैलकुलेशन मिस्टेक है। इसको यहाँ 3 रहने दिया जाएगा और नीचे प्रोवाइजो ऐड कर दी जाएगी, तो ये वो हो जाएगा। चलो मैडम, इसकी वर्डिंग को जरा डिपार्टमेंट करने की जरूरत है इसको दुरुस्त करवा। जी सर, जी बिल्कुल। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो 3 रहे और नीचे प्रोवाइजो इनका अगर ऐड हो जाए तो नंबर्स बिल्कुल ठीक ये तो अमजद साहब और आसिफ साहब मिलकर लॉ डिपार्टमेंट से इसकी करेक्शन हो तो जाएगी। इस अमेंडमेंट के साथ कितने मेंबर नहीं, राव एग्री साहब, करते हैं? जी पहले राव राव साहब को राय ले लेते हैं। जी, राव साहब, बताइए। आपकी क्या राय है? मैं तो साथ हूँ। तो इसी तरह जनाब, नहीं मेरी जाती राय ये है कि जिस तरह नहीं सर, मैं इसमें सभी क्योंकि ने अभी नहीं सभी एक ने क्लॉज दे पे दिया बात ना। हुई है, दूसरी क्लॉज जो है वो बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त है, बल्कि उसमें फिर डिफाइन किया जाना चाहिए कि वो क्राइटेरिया क्या है, जिसके बारे में अमजद अली जावेद साहब ने मेंशन किया है कि जो इसके आप नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स या जो प्राइवेट मेंबर्स ले रहे हैं, उनका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हैं। सिर्फ पसंद, जाती पसंद नापसंद है, पॉलिटिकल आप किसी को अकोमोडेट कर रहे हैं, या वाकई उस लेवल के एक्सपर्ट्स ले रहे हैं जो कि इस स्पिरिट ऑफ दिस एक्ट के मुताबिक है, इसको बिल्कुल डिफाइन होना चाहिए। ये बिल्कुल इस बारे में नहीं सेंस तो ऑलमोस्ट वो शाहजी भी आ रहे हैं वापस। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जो कि पार्लियामेंटेरियन का अमल दखल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक जिस तरह हम ये बातें कर रहे हैं, यही अगर उसमें हमारा कोई पार्लियामेंटेरियन होगा तो यही आवाज़ वहाँ भी उठेगी। मेरा ख्याल है कि जो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या पैफ की है, उसमें भी हमारे पार्लियामेंटेरियन है। एक दिन मैं लिस्ट पढ़ रहा था, उसामा साहब हैं खानेवाल से, वो हमारे MP हैं इसी तरह। लेकिन जो एक बात हमारी बहन है, हमारी पहली कमेटी की मेम्बर रही है, एक बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ और पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी महसूस कर रही है कि वो समझते हैं कि पहले एक अथॉरिटी का बिल आया था तो हमने यही कहा था कि भाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी जो है उसको भी इसका वाइस चेयरमैन वो मिनिस्टर वाइस चेयरमैन बनाया जाए। लेकिन वो हुकूमत या हमारा ये डिपार्टमेंट ये समझता है कि शायद हम मिनिस्टर और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो इसको आपस में लड़ाना चाहते हैं, इनको हर इशू में हम डाल देते हैं। ये मेरा ख्याल है कि इस बारे में थोड़ा सा ना हमें सोचना चाहिए। ये बात मेरे तक पहुंची है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम हर इशू में कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को शामिल करें, वो लोग इसको वो समझ रहे हैं कि हमें मिनिस्टर और पार्लियामेंट सेक्रेटरी को लड़ाना, ये आपस में तय कर ले। ये दूसरा जो कह रहे हैं अमजद भाई का बिल है या आसिफ भाई, सभी दोस्त राव सब कह रहे हैं, सारे लोग आपस में कंसेंसस है, एग्री है। बिल्कुल पार्लियामेंटेरियन का जो शमूलियत वो होनी चाहिए, जितनी तादाद या लॉ डिपार्टमेंट वालों से जो कोई करेक्शन है करके। हाँ जी, नहीं वो पहले भी 1-2 दफा किया। नहीं मैंने तो आप साफ बात इसलिए कर दी है। मैडम नहीं, लेकिन जी मैडम आप इस चलो ये इस हद तक कर ले। नहीं रहने दे यार, तो जरा सिर्फ ये है कि अपने पार्लियामेंटेरियन नहीं किसने इसमें पूछना था बनना चाहती है कि नहीं, वो अगर कोई रिफ्यूज करते तो फिर किसने डाल दिया मेंबर में अमजद अली जावेद साहब। नहीं तो ਅਸੀਂ नहीं ना एग्री कर रहे, डोला तो है कि ਅਸੀਂ एग्री नहीं कर रहे, वो डाल ही रखे। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੋਂ बड़ी लड़ाई। चलो ये हो गया जी बिल। मेरा ख्याल है कि इस पर सभी लोगों ने कंसेंसस जो है वो करेक्शन जो है आसिफ भाई और अमजद भाई लॉ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो इसमें कोई लीगली कोई है मसला वो हल कर लेंगे जी। ये बल्कि बहुत अच्छा लॉ नोइंग हमारा साथी मजीद इस कमेटी में ऐड हुए हैं, इनको भी वेलकम करते हैं जी। इसके बाद अमजद अली जावेद साहब की एडजर्नमेंट मोशन है जी। एडजर्नमेंट मोशन 66/25। मसला ये है कि सोशल मीडिया और कौमी मीडिया पर चलने वाली ख़बरों के मुताबिक गुज़श्ता दौर में भट्टा मज़दूरों के बच्चों की तालीम के लिए और चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे के लिए
ईंटों के भट्टों पर कायम करदा स्कूल बंद कर दिए गए। 96,000 बच्चे तालीम से महरूम हो गए। बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। तफसीलात के मुताबिक एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। इनमें ज़्यादा तादाद पंजाब की है। हुकूमत की तरफ से एक तरफ स्कूलों से बाहर बच्चों को तलीमी इदारों में लाने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसियों की वजह से पढ़ने वाले बच्चे भी स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पिछले दौरे हुकूमत में भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए ईंटों के भट्टों पर गैर रस्मी स्कूल कैंप करके भट्टा मजदूरों के 96,000 बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल किया गया। इन बच्चों को 2,000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी दिया जाता था ताकि चाइल्ड लेबर का खात्मा भी हो सके, लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से इन बच्चों को सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से दिए जाने वाले वजीफे की रकम भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से बेशतर बच्चे स्कूल छोड़कर एक मरतबा फिर अपने ख़ानदान की कफालत के लिए चाइल्ड लेबर पर मजबूर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ भट्टों पर कायम स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, जिससे बच्चों की तलीम का ये ज़रिया बंद हो गया है, जिससे मुल्क में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शरह में इजाफा हो गया है। इस फैसले से मुतासर होने वाले तलबा और उनके वालिदैन और तालीम से वाबस्ता हलकों में सख्त तशवीश पाई जाती है। जी सर, ये मुअज़्ज़ज़ रुकन ने जो इशू रेज़ किया है ये दुरुस्त है। डिपार्टमेंट ने रिटर्न भी यही तस्लीम किया है कि जनवरी 2016 में जो हुकूमत थी उस वक़्त उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे 4 से 14 साल की उम्र के बच्चे 87,013 बच्चे ये दाखिल किए गए। ये बहुत अच्छा यानी इनिशिएटिव था। फिर हर बच्चे को वन टाइम 2,000 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था, 1,000 रुपये माहाना वजीफ़ा दिया जाता था, और उसका वो मशरूत था 75% जो अटेंडेंस थी। इसके साथ साथ उसके लिए यूनिफॉर्म थी, टेक्स्ट बुक्स थी, स्टेशनरी तक मुहैया की जाती थी। उन बच्चों के लिए मुस्तक ख़ानदानों को खिदमत कार्ड भी दिए गए, ये सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तस्दीक के बाद। लेकिन ये फिर जो 2016 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, ये रजीम चेंज हुआ, 2018 में इसको बंद कर दिया गया। फरिश्तियाँ की हुकूमत आ गई ना। ये है। अब क्या, वो तो गुजर गया, अब क्या करते हैं आप इस पे? यही चाहते हैं ना। ये हुकूमत का जी आपका फैसला है, आप फैसला कर देंगे तो नहीं, बिल्कुल आना है। हुकूमत अब बाकी जो सारे काम करन रही है ना, उनको बंद किया है। नहीं, जब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम है तो चलना चाहिए। डायरेक्शन दे देते हैं कि इस पर, कमेटी की तरफ से डायरेक्शन दे देते हैं कि इस पर संजीदगी से काम करें, और जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हमें प्रॉपर वर्किंग करके बताएं। और मज़ीद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, इनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि ये भी इस पर वर्किंग करके हुकूमत से CM के नॉलेज में लाएं। ये इसी कह रहे हैं ना पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहबा ला सकते ले रही हैं, तो ये फलां कार्ड, तो जो पहले कार्ड है इसको भी चला दें। ये बल्कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई है एजुकेशन की, इनकी दोबारा मैडम की मीटिंग होती रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मैडम CM के नॉलेज में लाकर, ये बहुत अच्छा काम है कि एजुकेशन को जहाँ हम 100% करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये तभी होगी ना जब ये भट्ठा मजदूर तो एक जगह पर 500-500 आदमी काम करता है। देखना ये जरूरी है कि 2018 में अगर उसको बंद किया गया, तो क्या सिर्फ ऐसे ही बंद कर दिया गया, या कोई अमेंडमेंट लाई गई जिसके जरिए बजट बंद करता मैडम? मेरे ख्याल में इसको रीएक्टिवेट करने के लिए इस कमेटी की डायरेक्शन सफिशिएंट। हाँ, मैडम जो है वो सेक्रेटरी साहब के साथ मिलकर ये इस पर वर्किंग करके मैडम CM से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पे कि क्या इसको रीएक्टिवेट करने के लिए एक डायरेक्शन काफी नहीं होनी चाहिए? डायरेक्शन जारी कर दी है सर। मैं इसको हम पेंड कर रहे हैं, इसको पेंड कर रहे हैं। अगली मीटिंग में ये इस पे सारी वर्किंग करके आएंगे, उसके बाद फाइनल डायरेक्शन जो है ना, हमारी सजेशन ये है कि जैसे उसको ऐसे बंद कर दिया गया, ऐसे उसको ऐसे स्टार्ट कर दिया जाए, बिकॉज़ लॉ इज देयर, रूल्स आर देयर, प्रोसीजर्स मौजूद हैं। श्योर, टेक योर टाइम। ये नोट कर लें, ये हमारे पास अभी पेंडिंग है। नेक्स्ट मीटिंग में आप इस पे सारी वर्किंग करके लेके आएंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सर, उसके बाद कमेटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि
प्रीवियस गवर्नमेंट ने जब ये लॉन्च किया प्लान तो बजट तो था, और बजट तो अभी भी वही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसको ऐसे ही बंद कर दिया गया, को बजट कट नहीं लगाया गया। तो इट मीन्स कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रेगुलर पॉलिसी। तो इसको ठीक है, करेक्ट। ये नेक्स्ट मीटिंग तक वर्किंग करें ना जी, तो फिर इस पर क्या क्वांटम बनता है और उसके बाद फिर खत्म है और की ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਸਾਰਾ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ। क्लोज कर क्या चाह रहे हैं आप, क्या चाह जी तमाम अफसरान का और मेंबर्स का शुक्रिया जी। इसके साथ हम मीटिंग ख़त्म करते हैं, हमारा चूँकि एजेंडा ख़त्म हो गया, और इस डायरेक्शन के साथ कि इस एडजर्नमेंट मोशन को हम पेंड कर रहे हैं, आप इस पर वर्किंग करके लेके आए जी। ठीक है।